हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आ जाइए फटाफट यहाँ पे देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैं आपको गेस करवाया था। तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो गेस करवाया हूँ वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हो रहा मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। आप भी अपने गाइड में इसका आंसर खोजें, मिल जाएगा आंसर, ठीक है। घबराएं नहीं, आंसर आपके गाइड में मिल जाएगा। जहाँ तक पॉसिबल हो पा रहा मैं आपको करवा के दे रहा हूँ, ठीक है। सोशल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको बहुत सवाल इसमें से आने भी चाहिए, ठीक है। बिकॉज एग्जाम में सवाल आता है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देर किए। आप किसी बोर्ड से हो, अगर आपके बोर्ड में मतलब ये चैप्टर है तो बेहतर है। चलिए, सबसे पहला सवाल है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सत्ता में जो साझेदारी होता है क्या महत्व रखती है? आप ऑब्जेक्टिव सवाल ही पढ़ते हैं कि सत्ता में लोकतंत्र की साझेदारी क्यों महत्व है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव जब पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सत्ता में साझेदारी का बहुत महत्व है। लोकतंत्र जनता का शासन होता है। जनता अपने प्रतिनिधि द्वारा शासन में अपनी साझेदारी सुनिश्चित करती है ना। जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन में अपनी साझेदारी सुनिश्चित करती है, ठीक है। सत्ता में साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना समाप्त होती है। ये सवाल था ना, ये सवाल था उसमें ऑप्शन में कि टकराव की संभावना क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ये ऑब्जेक्टिव में बनता है कि सत्ता में साझेदारी का ऑप्शन आता है तो क्या लिखते हैं? टकराव जो है कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। समाज के सभी लोगों के शासन व्यवस्था में से जुड़े रहने के कारण शासन की कार्यकुशलता होने बढ़ती है। मतलब कि अगर जनता भी साझेदारी करे सत्ता के साथ तो वो समाज जो है बेहतर चलती है, ठीक है। तो जिसको जो समाज जिस प्रतिनिधि को जो चुना है उस प्रतिनिधि को जो है कांधे से कांधे मिलाकर के चलना चाहती है। अगर वो ऐसा चलती है तो सत्ता में साझेदारी का बहुत बेहतर मिसाल ये बन करके सामने आएगा, जो कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी बहुत ही महत्व रखती है। अगर साझेदारी ना करे तो फिर लोकतंत्र का महत्व ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये लंबा सवाल है। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण, छात्र आंदोलन के कारण क्या थे? बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई करने के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया था। किसको? जयप्रकाश नारायण। तो आपको सवाल आता है कि बिहार के छात्र आंदोलन के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया, आंदोलन अहिंसक रहेगा, मतलब कोई हिंसा नहीं फैलाएगा, है ना, अहिंसक रहेगा, शांतिपूर्वक रहेगा, जो बिहार तक अपने को सीमित नहीं रखेगा, मतलब खाली बिहार में नहीं और बाहर भी रहेगा। इस दृष्टि से छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया, है ना, एक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। जयप्रकाश नारायण के निवेदन पर जीवन के हर छात्र ने से संबंधित लोग आंदोलन में कूद पड़े। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना। बहुत अच्छी बात है। जयप्रकाश नारायण ने 1975 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च तक नेतृत्व किया था। राजधानी दिल्ली में अब तक कितनी बड़ी रैलियों का आयोजन नहीं हुआ था, मतलब जिस टाइम हुआ था ना, जिस टाइम हुआ था इतनी बड़ी रैलियां अब तक नहीं होते जितना हुआ था राजेंद्र प्रसाद ने, जो जयप्रकाश नारायण ने जो किया था 1975 में। याद रखें। तो सवाल देखो बनेगा, 1975 में जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में कब रैलियां की थी, मार्च निकाली थी? छात्र आंदोलन के लिए सहयोग में, छात्र आंदोलन के समर्थन में रैलियां निकाली थी। कब? 1975 में निकाली थी। और इतनी बड़ी रैलियां थी कि उस टाइम जो उससे बड़ी रैली नहीं निकली थी। यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस विरोधी आंदोलन के रूप में प्रचलित हुआ, मतलब कांग्रेस का विरोधी, जाहिर सी बात कांग्रेस के विरोधी के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छात्र आंदोलन बिहार का एक राष्ट्र स्वरूप राष्ट्रीय था। मतलब कि इसका निचोड़ ये पता चला कि जो बिहार में छात्रों का जो आंदोलन हुआ था इसका अगुवाई करने वाले जयप्रकाश नारायण थे और उन्होंने इसको आमंत्रित किया। क्यों? क्योंकि ये नेता थे ऑलरेडी और बिहार से बिलोंग्स भी करते थे। तो जो मतलब कांग्रेस में जो बाधाएं दिख रही थी, जो मतलब सही से काम धाम नहीं कर रहा था, छात्रों के हित में काम नहीं हो पा रहा था, तो छात्रों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और रैलियां निकाली। और ये इतने बड़े हस्ती को साथ में लिए, जयप्रकाश नारायण को साथ में लिए और कहाँ तक? दिल्ली तक पहुँच गए। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य सिर्फ ये था कि भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र है, बहुत बड़ी बात है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना बहुत अच्छी बात है। तो 1975 में यहाँ तक ताकि दिल्ली तक भी आयोजन यहाँ पे रैलियाँ कर दी। इतनी बड़ी रैली कब तक? उस टाइम तक देश में निकली भी नहीं थी। तो इससे ये पता चला कि ये जो रैली निकली थी ये छात्र आंदोलन था, लेकिन एक तरफ से बोला जाए तो कांग्रेस के विरोधी आंदोलन ही बोल सकते इसको, है ना, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ही निकला था ये आंदोलन, ठीक है। इसलिए ये बोला गया कि छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। सिर्फ बिहार तक नहीं रहा, पूरा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया था, नेशनल लेवल पर पहुंच गया था। अगला सवाल है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती कैसे है? इसका आंसर लंबा है, नीचे एक पेज और है।
तो आपको जहाँ तक हो पाएगा देखिए मैं समझाता हूँ। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती क्यों है? लोकतंत्र की सफलता राष्ट्र के लोगों के बीच आपसी सौहार्द, समन्वय एवं सार्थक आपसी विचार विनिमय द्वारा पर आधारित है। मतलब आपस में लोग सौहार्द बनाए रखेंगे, प्रेम मोहब्बत से रहेंगे, तभी लोकतंत्र सफल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करता है? हम जनता पे करता है। इस समन्वय और सौहार्द पर जब ठेस लगती है, जब ये समन्वय और जब सौहार्द में जब ठेस लगती है तो लोकतंत्र व्यवस्था टूटने लगती है ना। लोकतंत्र के जो कानून है वो खत्म होने लगता है। आतंकवाद और अलगाववाद लोकतंत्र व्यवस्था के मार्ग ही है। आतंकवाद और अलगाववाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के मार्ग ही है ना। वो इसको क्या करता है? खराब करती है। भारत आज इन्हीं दोनों संकीर्णताओं से कुप्रभावित है। ठीक है, कुप्रभावित है। एक तरफ देश की उत्तरी पूर्वी सीमा पर आतंकवादी तत्वों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है? सदियों से एक साथ पड़ोस में रहकर जीवन जीने वाले विभिन्न धर्मों के लोग संयम, संशय, असुरक्षा के भाव आक्रांत है। मतलब कि एक तरफ तो देश में लोकतंत्र के गीत गा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा? आतंकवाद और अलगाववाद जैसे पैदा हो रहे हैं, और ये हमारे शांति को क्या कर रहे? अशांति कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं शांति को। ठीक है, वहीं अलगाववाद की लगातार बढ़ती हुई प्रवृत्ति में राष्ट्र की एकता और अखंडता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कर दी। तो देखो, आतंकवाद लोकतंत्र क्या चाहती है कि सरकार को कैसे कब्जा में कर लो। सरकार को कब्जा करने का मतलब है कि जनता में जो सौहार्द बना हुआ, जनता में जो आपसी मोहब्बत प्रेम बना हुआ, इसको अगर तोड़ दे तो सरकार अपने आप टूट जाएगी। जाहिर सी बात है ना। क्योंकि जब कोई आतंकवाद हमला कर देगा तो अब जनता आतंकवाद को नहीं देखेगा, जनता बोलेगा अरे सरकार क्या कर रही थी, ये देखती है, तो सरकार यहाँ पे बीच में आ जाती है। ठीक है, मूलतः धार्मिक एवं अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए आतंकवाद किया गया हिंसक प्रयास होता है। आतंकवाद के जो हिंसक करता है वो हिंसक प्रयास होता है। मतलब जो आतंकवाद जो काम करता है, बम ब्लास्ट वगैरह करते का हिंसक प्रयास होता है। ठीक है, हिंसक, जिसके फलस्वरूप क्या होता है ना, समाज के लोगों की सृजनशीलता के भाव तिरोहित होने लगता है। मतलब टूटने लगता है कि जो विकास हो रहा था, जो साथ में अलग अलग धर्मों के मिल करके साथ में मिल के रह रहे थे, आगे विकास हो रहा था, लेकिन ये आतंकवाद एक नाम का आ गया जो कि एक धर्म से जुड़ गया है, राजनीतिक से जुड़ गया है ना। आतंकवादी जो है कभी धार्मिक से कभी राजनीतिक से बहुत तरीके से जुड़ता रहता है। अलगाववाद, तो इसमें क्या होता है? समाज बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार की लोक कल्याणकारी शक्ति को भी अलगाववाद की शक्ति को शमन करने में लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में कमजोर इच्छा वाली लोकतांत्रिक सरकार कभी कभी इन अराजक तत्वों के सामने गलत मांगों को मानकर घुटने टेकती है। बिल्कुल, कभी कभी आप देखोगे बहुत सारे फिल्मों में देखोगे कि जो आतंकवाद होते हैं कब्जा कर लिए ना, सरकार के मेन आदमी को क्या कर लिया, तो फिर जनता को कब्जा कर लिए, तो सरकार को बोले तुम ये करो, तुम इतने पैसे दो तो मैं इसको छोड़ूंगा, तो सरकार भी घुटने टेक देती। किसके सामने? आतंकवाद के सामने भी कभी कभी सरकार भी घुटने टेकनी पड़ती है उसको भी। यह समर्पण ना तो लोकतंत्र के लिए हितकारी होता है, ना ही शेष लोगों के लिए लोकतंत्र के प्रति अकाट निष्ठा ही पनपता है। मतलब ऐसा क्या होता है? लोगों के प्रति अकाट निष्ठा ही पनपता है, मतलब आपसी में नफरत ही पैदा होता है। ठीक है, राजनीतिक दल की परिभाषा क्या है? राजनीतिक दल किसको बोलते हैं? लोगों के उप समूह को राजनीतिक दल कहा था। लोगों के उस समूह को राजनीतिक दल कहेंगे जो अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश के राजनीतिक क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मतलब अगर एक लोग 10 लोग ग्रुप बना हुआ तो उसको ग्रुप तो बोलेंगे, दल बोलेंगे, लेकिन राजनीतिक दल नहीं बोलेंगे। राजनीतिक दल कब बोलेंगे? जब वो दल जो है एक राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करता है? अपना राजनीतिक पार्टी को बनाने के लिए देश के राजनीतिक क्रियाकलाप, यानी कि जो राजनीतिक जो क्रियाकलाप है, राजनीतिक पार्टियां के क्या क्या काम है, अगर उसको पूरा करती है, उसमें भाग लेती है, तो वो राजनीतिक पार्टी कहलाएगा। एवं राष्ट्र के राजनीतिक क्रियाकलापों से जुड़कर राजनीति को एक नया आयाम देना चाहता है। मतलब राजनीतिक ही तो है जो देश को आगे बढ़ाती है। ऐसे राजनीतिक दल के मुख्य कार्य मतदान कराना, जैसे देखो मतदान कराना है ना, मतदान करना, चुनाव लड़ना, मतदान करेगा, चुनाव लड़ना, नीतियां बनाना, राजनीतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेना, ये किसका काम है? ये राजनीतिक दल का काम है। ठीक है, तो राजनीतिक दल वही कहलाएगा जो अपने एक दल हो, एक लोगों का समूह हो। ठीक है, और वो समूह जो है राजनीतिक उद्देश्य के लिए जो राजनीतिक के जो क्रियाकलाप है, राजनीतिक के अंतर्गत जो काम आते हैं, जैसे कि मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियां बनाना, इन सबको अंजाम देता है। तो इसमें अगर भाग लेने वाला जो दल है उसको ही राजनीतिक दल कहते हैं। महापौर पर टिप्पणी लिखने आता है तो महापौर पर टिप्पणी आराम से लिख सकते हैं। महापौर जिसको मेयर बोलते हैं, नगर निगम के प्रधान महापौर के कहा जाता है। किसको? नगर निगम के प्रधान को महापौर। ये सवाल ऑब्जेक्टिव बनता है, नगर निगम के महान को क्या
प्रधान को क्या बोलते हैं, महापौर बोलते हैं। जिस प्रकार से हर 5 वर्ष पर विधानसभा, लोकसभा और मुखिया का चुनाव होता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक 5 साल में अंतराल पर 5 साल के अंतराल पर महापौर का भी चुनाव होता है। यानी कि जो महानगर में, नगर निगम में जो होता है जी, प्रधान होता है, उसको क्या बोले, महापौर बोलते हैं। तो इसका भी चुनाव उसी तरह से, जिस तरह से विधानसभा में 5 साल के लिए, तो मुखिया के लिए होता है, वार्ड कमिश्नर के लिए होता है, तो इसी तरह से महापौर का भी 5 साल के लिए क्या होता है, चुनाव होता है। 5 साल का उसका अवधि रहता है, अंतराल रहता है। बहुमत जो प्राप्त करता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है, वो फिर महापौर चुना जाता है। महापौर का कार्य क्या है, महापौर अपने क्षेत्र में पड़ने वाली सभी नगरों की कार्यवाही करता है ना। अपने क्षेत्र में पड़ने वाली सभी नगरों की कार्यवाही, मतलब महापौर के अंतर्गत जितने क्षेत्र पड़ रहा, उसमें जो काम है, सब काम कौन करेगा, महापौर करेगा तो नहीं करवाएगा, ठीक। अपने उसके अंदर होता है, मुलाजिमीन होता है, नौकर वगैरह होता है। नगर के उत्पन्न सभी प्रकार की समस्याएं का समाधान उस नगर में, उसके अंतर्गत जितना नगर मिला है, महापौर के अंतर्गत जो भी नगर के एरिया रहा, उसमें जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही, सबको समाधान करना। जैसे नगर में रोड बनवाना, पेयजल की सुविधा करवाना, उपलब्ध कराना है ना, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, बिजली आपूर्ति नहीं हो रहा उसको करवाना, पुल पुलिया बनाना, नाला वगैरह बनाना, ये सब किसका काम है, ये सब महापौर का काम है। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो महापौर किसको कहते हैं, सिंपल से टिप्पणी आप लिख दीजिएगा कि महापौर उस नगर निगम के प्रधान को महापौर कहते हैं। उसके बाद हम एक्सप्लेन बताना कि जिस तरह से विधानसभा, लोकसभा, मुखिया का 5 साल में चुनाव होता है, उसी तरीके से महापौर का भी चुनाव होता है 5 साल के लिए, और जिसको ज़्यादा बहुमत मिलता है वो महापौर चुना जाता है। और उसके बाद आपको महापौर के कार्य बताना है कि महापौर अपने क्षेत्र में पड़ने वाली सभी नगरों की कार्रवाई करता है, सभी उस क्षेत्र में होने वाली सभी समस्याओं का समाधान करता है। जैसे नगर में रोड बनवाना, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाना, बिजली आपूर्ति करवाना, है ना, पुल पुलिया बनाना, नाला बनाना, ये तो ईजी है ना, पढ़ेंगे तो अपने आप। ये तो सोशल साइंस को सोशल की तरह याद करो, टेंशन मत लो, ठीक है। ये सोशल में पढ़ा रहा हूँ, सोशल कार्य, ये सब जितना कार्य पढ़ेंगे सब सोशल कार्य पढ़ेंगे। विपक्षी दल किसको बोलते हैं, ऑपोजिशन पार्टी को, ठीक है। विपक्षी दल, जैसे कि अभी केंद्र सरकार में विपक्षी दल कौन है, कांग्रेस जो है केंद्र सरकार में क्या है, विपक्षी दल है। और मेन पार्टी कौन है, बीजेपी है। तो विपक्षी दल का भी ऐसा नहीं कि जो हारा पार्टी है विपक्षी दल है उसका कोई काम नहीं, उसका भी कोई काम है। देखो, 2 चुनाव के बीच सत्तारूढ़ दल पर नियंत्रण करना, है ना। यानी कि अगर विपक्षी दल और जो बना हुआ है, जो प्रधान बना हुआ है, जिसकी शासन चल रही है, तो इन दोनों के बीच अगर चुनाव होता है तो एक सत्तारूढ़ स्थापना करना, ठीक है। सत्तारूढ़ दल के पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल करना। कानून निर्माण में सदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। अगर कानून बन रहा तो जो विपक्षी दल है उसके पास तो कम सीट रहेगा, तभी तो विपक्षी दल होगा। और जो मुख्य दल रहेगा, जिसकी शासन चलेगी जिस पार्टी की, तो उसमें ज़्यादा पार्टी रहेगी, उसमें ज़्यादा विधायक या एमएलए रहेगा, है ना। और जो विपक्षी दल उसमें कम एमएलए रहेगा। लेकिन जब कानून बने तो दोनों का उसमें सहयोग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जनता की शिकायतों को सरकार में समक्ष रखना, सबसे बड़ी काम यही है। आप जो शिकायत करते हैं ना, तो आपकी शिकायत सरकार नहीं सुनती है, सरकार को पहुंचाने वाला अक्सर विधायक नहीं होता है। आपकी शिकायत को सरकार तक पहुंचाने वाला अक्सर जो होता है वो विपक्षी दल ही होता है। क्योंकि विपक्षी दल तंज कसता है सरकार पे कि तुम ये नहीं कर रहे हो, सरकार ये नहीं कर रही, शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही। ये कौन बोलता है, विपक्षी दल ही तो बोलता है, उसका अपना पार्टी वाला कोई आदमी नहीं बोलता है। तो विपक्षी दल का सबसे बहुत अहम काम है शिकायतों सरकार के समक्ष रखना कि सरकार के क्या कर रही है। सरकार के साथ सकारात्मक कदम उठाकर, जो सरकार केंद्र में है या जो भी स्टेट में जो सरकार बनी हुई है, उसके साथ कदम से कदम उठाकर देश के विकास में जो काम किया जा रहा है उसमें भी योगदान देना, लोकतंत्र को सफल बनाना भी विपक्षी दल का काम है। तो विपक्षी दल का ये सब काम है, इसको पढ़ लेना। गुप्त मतदान, देखिए गुप्त मतदान किसको बोलते हैं, वोटिंग देने गए हैं, कभी नहीं गए हैं तो अम्मी पापा से पूछिएगा कैसे होता है। एक वो रूम होता है और यहाँ पे आदमी लोग बैठा रहता है, चेक करता है, और इस रूम में आदमी को भेजता है, यहाँ पे आपका पोलिंग बूथ यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। और बटन दबाता है, कोई नहीं देखता है, सिर्फ अकेला जाता है। मतलब आप मतदान, गुप्त मतदान, जिसको मर्जी उसको वोट दे दो। लेकिन होशियार आदमी पढ़ लिख रहे काहे ले, है ना। भारत में लोकतंत्र शासन प्रणाली के द्वारा शासन किया जाता है, किसके द्वारा, लोकतंत्र प्रणाली के द्वारा शासन किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में यह चुनाव होता है, ठीक है। चुनाव प्रक्रिया होती है जिसमें अनेक राजनीतिक दल अपना अपना उम्मीदवार, हर राजनीतिक दल का अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, जिसमें से जनता अपना प्रतिनिधि का चुनाव करता है। जनता किसको चुनना है, अपना प्रतिनिधि किसको बनाना, जनता देखती है किसमें मेरा फायदा है, किसको चुनूं कि मेरे को फायदा होगा, मेरे एरिया को निर्माण करेगा, मेरा एरिया में जो पुलिया बना रहा, नाला वगैरह बनाएगा, रोड बना देगा, गरीबों को मदद करेगा, वो कौन सा विधायक है, कौन सा प्रतिनिधि, ये कौन चुनेगा, जनता चुनता है। इस चुनाव में अपने प्रतिनिधि के पक्ष में जनता गुप्त मतदान करता है। मतलब किसी को बताएगा नहीं कि हम तुमको नहीं देंगे वोट, ऐसा नहीं बोलता है। हाँ भैया सबको देंगे,
है ना, वोट मांगने सब आता है ना, हाँ भैया तुमको भी देंगे, ठीक है भैया ठीक है, सबको देंगे सबको देंगे। और बहुत से पता क्या होता है, पैसा इधर ही से ले लिया, पैसा इधर ही से ले लिया, पैसा इधर ही से पैसा ले लिया, इधर ही से पैसा सबसे ले लिया पैसा, और पता क्या किया, नोटा में बटन दबा के चलाया ठीक है, नोटा मतलब वोट किसी को नहीं पड़ेगा समझे, बहुत से ऐसे भी होता है। और बहुत से क्या होता है, सबसे ले रहा किसी एक पार्टी को दे दिया, ठीक है। तो पैसा लेना अलग बात है, लेकिन आपको अपनी वोट बेचने की जरूरत नहीं है, आपका अपना वो अधिकार है। तो जिस आपके हिसाब से जो अच्छा नेता है, जो पढ़ा लिखा नेता है, जो आपके क्षेत्र में विकास कर सकता है, उसी को वोट देने की, उसी को जिताने की जरूरत है, और उसी के जरिए अपने प्रतिनिधि को चुनने का कार्य करता है। इसी को गुप्त मतदान कहते हैं। मतलब गुप्त मतदान किसी को पता नहीं चलेगा कि हम किसको वोट दिए, है ना, देखते नहीं है। जब वोटिंग जब जीत जाती है सरकार, जैसे मान ली कि बीजेपी है और कांग्रेस है, तो बहुत सारे लोग कांग्रेस में वोट दिए होंगे, बहुत सारे लोग बीजेपी में वोट दिए होंगे। तो बीजेपी जब सरकार बनी, तब सरकार का कार्य बन गया कि देश में जितने नागरिक हैं, जितने लोग हैं, सबको बराबर अधिकार देना, सबको सबका सेम समान अधिकार देना, चाहे हमको वोट दिया चाहे ना दिया, ठीक है। ये है काम सरकार की। ओके, क्योंकि मतदान गुप्त मतदान हुआ, अगर खुलम खुला करता बोलता अरे बाप रे तुम वोट हमको नहीं दिया, तुमको नहीं मिलेगा राशन कार्ड, ऐसे बोलता है ना। लेकिन गुप्त मतदान किसी को नहीं पता, किसको कौन वोट दिया क्या पता। अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। जब तक अशिक्षा रहेंगे, मतलब अनपढ़ लोग रहेंगे, तो लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, बेकार है ना। मतलब अभिशाप मतलब वो खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र का मर्यादा ही खत्म हो जाएगा। कैसे तथा शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। सेम सवाल, वही सवाल है कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती कैसे है, या लोकतंत्र अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है कैसे। देखिए, तो बातें तो जानते ही हैं आप, लेकिन लिखना कैसे। शिक्षा लोकतंत्र की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त मानी जाए। अगर आप शिक्षित हैं तो लोकतंत्र को सफल बनाना, तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा ही मनुष्य को अपने अधिकार और कर्तव्यों को सही ज्ञान प्रदान करता है। जब तक आप शिक्षा हासिल नहीं करोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा अधिकार क्या है ना, मेरा कर्तव्य क्या है। तो ये कौन जानेगा, पढ़ा लिखा आदमी जानेगा, आप लोग जानेंगे पढ़ रहे तो, ठीक है। स्वाभाविक ये है, फितरतन क्या है कि अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। मतलब ये पक्का कन्फर्म है कि जो जिस देश में लोग अशिक्षित रहेंगे, वहाँ के लोकतंत्र जो है अभिशाप बन के रहेगा, ठीक है। शिक्षा के अभाव में लोग अपने अधिकार कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं रह सकते। बिना शिक्षा के तो कर्तव्य नहीं जान पाएंगे कि मेरा कर्तव्य क्या है। अगर आपको कोई मार रहा तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, तो आप ये कैसे जानेंगे। शिक्षा हासिल करेंगे तभी होगा, शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी होगा। तो जो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक शर्त है क्या, शिक्षा। क्योंकि शिक्षा नहीं रहेगा तो आप अपना अधिकार कर्तव्य के प्रति सजग नहीं रहेंगे, इसकी शर्तें को जान नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, शिक्षा के अभाव में मतदाता अपने मतदान का दुरुपयोग भी कर बैठता है। बिल्कुल सही। जब आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा, अनपढ़ रहे, तो किसको जाने कौन पढ़ा लिखा है, किसको वोट दीजिएगा, किसी को वोट नहीं दीजिएगा, जिसको मर्जी उसको वोट दीजिएगा। अरे बाप रे, यही तो करता है। मतलब जो शिक्षित आदमी रहेगा जानेगा, अरे ये देश के लिए अच्छा काम कर रहा, ये देश का अच्छा काम कर रहा है ना, लोगों को मदद कर रहा। तो ये कौन जानता है, शिक्षित लोग जानता है, जिसका लोकतंत्र पे सबसे अधिक महत्व है। मतदान के महत्व को अशिक्षा के कारण लोग समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे क्या होता है, अनपढ़ लोग गए बटन दबा गए, हाँ बेटी बटन दबा दिए इस पे, लेकिन पता नहीं किस पे दबाएं वोट, है ना। तो ये कैसे हुआ, अशिक्षा के कारण। मतदान के दुरुपयोग से लोकतंत्र की नींव कमजोर पड़ जाती है। बिल्कुल, अगर मतदान के दुरुपयोग करते हैं, वोट जैसे कि मान लीजिए कोई बीजेपी सरकार है या कोई और सरकार है, बीजेपी अच्छा काम कर रही, तो लोगों को चाहिए कि बीजेपी को जिताए, कांग्रेस करे तो कांग्रेस को जिताए। लेकिन आपको आदमी को, जो अशिक्षित आदमी, उसको पता नहीं कि लोकतंत्र बीजेपी कौन है, कांग्रेस कौन है, कुछ नहीं पता है, जिसको मर्जी उसको वोट दबा के चलाए। ये कैसे हो रहा, अशिक्षा के कारण। तो ये दुरुपयोग हो गया ना, दुरुपयोग हो गया। अशिक्षा के कारण लोग सरकार के कामों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेती। बिल्कुल सही। जो अनपढ़ रहेगा उसको क्या मतलब सरकार क्या कर रही है, कौन कौन से कानून बना रही है, कोई पता नहीं। आराम से खाओ पियो सोया रहो, है ना। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र को इस अभिशाप से मुक्त करने के लिए शिक्षा प्रसाद आवश्यक। शिक्षा एकदम बहुत जरूरी है। लोकतंत्र को अगर सफल बनाना है तो शिक्षा हासिल करना, शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी है। अगला सवाल पढ़ते हैं, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। सिंपल सी समझ में भी आ रहा है कि सामाजिक विभाजन, समाज में बंटवारा हो जाए, है ना। समाज के अनेक गुटों में बांटना सामाजिक विभाजन का। समाज को अनेक गुटों में बांट देना, तुम इस धर्म के हो, तुम इस जात के हो, तुम इस जात को, बढ़ गया, है ना, तुम नीच जात को, तुम उच्च जात को। ये समाज का बट रहा। सामाजिक विभाजन दुनिया के हर एक देशों में किसी न किसी रूप में मौजूद है। हर देश में मौजूद है सामाजिक विभाजन। और विभाजन मुख्य रूप से राजनीतिक आधार पर ही होती है। विभाजन अक्सर जो है सामाजिक विभाजन राजनीतिक आधार पर होती है। राजनीतिक में जिसको अच्छा पोस्ट मिल गया, वो थोड़ा दम अच्छा पहनने लगा, खाने लगा, तो बड़ा आदमी कहलाने लगा, मैं बड़ा आदमी हूँ, बड़ा आदमी हूँ। तुम लोग नहीं कुछ कर रहे हो, तुम छोटा आदमी, ऐसे भी होता है। लोकतंत्र में
राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना और विभिन्न समूहों में अलग अलग वायदे करना स्वाभाविक बात है ना। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना ये तो स्वाभाविक है। जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं सामाजिक विभाजन की बात करती है कि अपने अपने जात को ज़्यादा महत्व देती है राजनीतिक पार्टियां, ये मतलब स्वाभाविक है, ये फितरत है, करती है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन का असर देश की राजनीतिक पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा, बहुत ही अधिक पड़ता है प्रभाव इसका। साथ ही सरकार की नीतियां भी प्रभावित होती हैं। जब राजनीतिक सामाजिक विभाजन जब बंटवारा हो जाएगा, समाज का विभाजन हो जाएगा, तो जाहिर सी बात राजनीतिक पार्टियां नहीं जीत पाएगी यार। जो अच्छा काम करने वाली पार्टियां नहीं आ पाएगी, इस देश की सरकार नहीं बना पाएगी। आखिरी सवाल पढ़ते हैं, राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? राजनीतिक दल क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी राजनीतिक दल? हम ऐसे ही वोट दे देंगे लेकिन वोट किसको दीजिएगा? बिना राजनीतिक पार्टी को तो वोट दे नहीं पाएंगे ना। तो राजनीतिक दल लोकतंत्र की आवश्यक है क्योंकि राजनीतिक दल जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है? राजनीतिक दल ही तक पहुंचाती है। आप अपना विधायक को चुनते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री बैठे हुए, प्रधानमंत्री यहाँ पे पीएम बैठे हुए, आप यहाँ पे हो, ठीक है, विधायक यहाँ पे आपके क्षेत्र में, अपना विधायक तो अपना क्षेत्र में रहेगा ना, तो आप अपने विधायक के पास जानोगे कि ये काम नहीं हो रहा, आपके गांव में काम नहीं, तो आप सरकार से डायरेक्ट नहीं मिल सकते हो, आपके विधायक वो जाएगा सरकार से मिलने के लिए, तो आप उसको चुने हैं। तो आपकी बात को कौन पहुँचा रहा है? सरकार जो है, सरकार तक जो है आपके जो विधायक है, जो प्रतिनिधि जिसको आप चुने हैं, वो सरकार तक आपकी बातों को पहुँचा रहा है। ठीक है, और सरकार कल्याणकारी योजना बनाती है, सरकार उसके लिए कल्याणकारी योजना बनाती है कि अच्छा काम हो जाए, है ना, कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं। जनता और सरकार, जनता यहाँ पे, सरकार यहाँ पे, और ये जो है लोकतंत्र पार्टियां हैं, यहाँ राजनीतिक पार्टियां जो है ये कड़ी के रूप में काम करती है। और आपको मैं बता दूं, लोकतंत्र का प्राण भी बोला जाता है राजनीतिक दल को, है ना। लोकतंत्र का प्राण किसको बोलते हैं? राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण बोलते हैं। देखो चले गए हैं हम लोग आसमान पे। चलो तो अब वीडियो को करते हैं लास्ट। देखो मैं आपको एक बात बोल दूं, आप बहुत टेंशन मत लेना कि सर लॉन्ग सवाल कैसे याद करें। आप कम से कम 1 से 2 बार पढ़ तो लो, समझ जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी तरीके से आप समझ के पढ़ो, बोल के पढ़ लो। 1 से 2 बार पढ़ लोगे ना, जिस दिन पक्का मैं बोल रहा हूँ, इतना में से बहुत कुछ आप लिख दोगे और एग्जाम में बहुत आसानी होगा आपको लिखने के लिए। लेकिन ना जैसे ही आप सोच लोगे सर इतना बड़ा कैसे याद करेंगे, देखो तो अच्छा, जैसे मैं अभी बता, जैसे ये शिक्षा वाला बता रहा था, शिक्षा है ना अभिशाप, इसमें कुछ है, कुछ भी जान है, आप इसको पढ़ोगे तो ऐसे ही फटाफट बोलने लगते हो, है ना, बोलने लगोगे, आराम से बोलोगे। तो जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक बोलोगे नहीं, एक बोलना पड़ेगा आपको। जब तक बोलिएगा नहीं तो लोग आपको दबाते रहेगा, इसलिए बोलिए। और बोलेंगे कब? जब पढ़ेंगे तभी तो बोलेंगे, जब नॉलेज रहेगा तभी तो बोलेंगे। इसलिए नॉलेज हासिल करना बहुत जरूरी है। और कैसे हासिल होगा? आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, पूरे डीपली से पढ़ना पड़ेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये सभी सवाल अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं तो कॉपी पर नोट कर ले। इसका मैं पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे बहुत जल्दी सेंड कर दूंगा। ओके, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।